स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, ऋषभ पंत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का बयान सामने आया है। नींद आने की वजह से हादसे की आशंका। ऋषभ ने खुद भी माना है कि नींद आने की बात उन्होंने मानी है। डीजीपी का ये कहना है। आपको बता दें कि कल ऋषभ पंत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब डीजीपी की तरफ से ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि नींद आने की वजह से ये हादसा होने की आशंका है और ऋषभ पंत ने भी खुद माना है कि नींद की झपकी आने से ये हादसा हुआ। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर थे सुशील और उनके कंडक्टर थे परमजीत। इन लोगों ने ही सबसे पहले 112 को सूचना दी, जिससे समय से हमारी पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंच गई वहां पे। और पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंचने से पहले इन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था और जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई और फिर उसको पलटते और आग लगते हुए देखा। तो ये लोग तत्काल अपना इमरजेंसी ब्रेक लगाया इन्होंने बस पर और इमीडिएटली जो है दोनों लोगों ने आकर के, इनका कहना है कि पंत जो थे वो आधा अंदर थे गाड़ी के, आधा बाहर थे और गाड़ी चल रही थी। उन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है। उनको अगर कोई और लाइफ होता तो फिर उसे भी बचाना जरूरी होता। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त देहरादून से रवि कैंतुरा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, कल जिस तरीके से यह हादसा हुआ उसके बाद कई कयास लगाए जा रहे थे। पहले कहा जा रहा था कि कोहरे की वजह से हादसा हो सकता है, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें तेज रफ्तार से गाड़ी जाती हुई दिखी। कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि तेज रफ्तार भी इसका कारण हो सकता है। अब डीजीपी कह रहे हैं कि नींद की झपकी आने की वजह से यह आशंका है कि यह हादसा हुआ है। बिल्कुल आयुषी, देखिए जो 2-3 कारण माने जा रहे थे उनमें से एक कारण ये भी था कि जो नींद की झपकी है उससे भी हादसा हो सकता है। जिस तरीके से डीजीपी ने कहा है कि जो अभी जो चीज़ें कुछ सामने आई हैं उसमें ये बात है कि जो नींद की झपकी आई थी क्योंकि सुबह का वक्त, और ऋषभ ने भी जो वहाँ पर उस वक्त जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके सामने इस बात को कहा था कि उन्हें नींद की झपकी आई थी। इससे पहले मैं एक बड़ा अपडेट आपको आयुषी दे देता हूँ अपने दर्शकों को भी कि यहाँ पर इस वक्त जिस डीडीसीए की टीम, जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की जो टीम को यहाँ पर आना था, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, वो यहाँ से अंदर चले गए हैं। उससे पहले हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका कहना भी ठीक था कि वो पहले अंदर जाएंगे, सिचुएशन देखेंगे, वहाँ पर डॉक्टर से बातचीत करेंगे, क्या कुछ वहाँ पर अभी जो सिचुएशन है ऋषभ की वो क्या बनी हुई है, उसके बाद ही वो कुछ आगे बात कर पाएंगे। क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि ऋषभ को क्या यहाँ से शिफ्ट कराया जाना है। तो इसको लेकर जो डीडीसीए की टीम आई है वो अपनी एक रिपोर्ट बीसीसीआई को भेजेगी। उसके बाद ही क्या उनको यहाँ से एयरलिफ्ट किया जाएगा, उनको यहाँ से दिल्ली भेजा जाएगा कि फिर किसी हायर सेंटर में उनको रेफर किया जाएगा, उस बात को भी अभी कुछ देर बाद जो है वो चीज़ें सब साफ हो जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जिस तरीके से अब काफ़ी चीज़ें आ रही थी कि ओवर स्पीड की बात हो, चाहे नींद आने की बात हो, तो डीजीपी ने कहा क्योंकि एक टीम अभी वहाँ पर उस हाईवे पर भी है जो कि वहाँ पर पूरा सर्वे कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि वहाँ पर इस हादसे के पीछे क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सुबह का वक्त था, ये माना जा रहा था कि नींद की झपकी उन्हें आई है, क्योंकि जो वहाँ पर लोग थे उनसे भी ऋषभ ने बातचीत की थी कि जब वो यहाँ पर आए तो हल्की सी नींद की झपकी उन्हें आई, उसके बाद इस तरीके का ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस वक्त ये है कि जहाँ पर जो डीडीसीए की टीम है वो तो यहाँ अभी अस्पताल के जो भीतर है वो जा चुकी है और उसके बाद यहाँ पर वो डॉक्टर से बातचीत करेंगे। अभी कल से लेकर अभी तक जो ट्रीटमेंट यहाँ पर हुआ है, उनकी किस तरीके की सिचुएशन है, क्या स्थिति है, यहाँ पर उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा तो यहीं उन्हें रखा जाना है या फिर यहाँ से एक और अच्छे इलाज के लिए उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, एयरलिफ्ट किया जाएगा, उस बात को लेकर अंदर डीडीसीए की जो टीम है वो चर्चा कर रही है, बातचीत कर रही है। तो अभी ये देखना होगा कि यहाँ से क्या निर्णय सब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ठीक होकर जो ऋषभ पंत है जल्द से जल्द लोगों के बीच आया। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। सीसीटीवी फुटेज को देखने से ये भी पता चलता है कि ऋषभ की कार जो है डिवाइडर पर चढ़ जाती है और फिर वो बिजली के पोल से टकराती है और सड़क के दूसरे किनारे पर जा गिरती है। महज कुछ सेकंड के भीतर ही ऋषभ पंत की गाड़ी आग का गोला बन गई। ऋषभ पंत दिल्ली से अपने घर रुकिया रहे थे। हादसे का एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें ऋषभ की कार डिवाइडर से टकराती नजर आ रही है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि जिस कार में ऋषभ सवार थे
पहले वो डिवाइडर से टकराती है और फिर कार डिवाइडर को पार कर सड़क के दूसरे कोने पर जा गिरती है। मैं उसी घटना स्थल पर मौजूद हूँ, जहाँ आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यही वो जगह है जहाँ पर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ऋषभ पंत जो है बुरी तरह से जो है घायल हो गए हैं। हालांकि उनको जो है मैक्स देहरादून में रेफर किया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। चश्मदीदों की माने तो हादसे के समय कार की रफ्तार काफी तेज थी। गाड़ी की स्पीड 100+ ही होगी मेरे हिसाब से। 110-15 की स्पीड पे गाड़ी ना हो, स्पीड पे थी गाड़ी बहुत, क्योंकि आउटसाइड जाने के बावजूद भी स्पीड थी गाड़ी की बहुत। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही सेकंड में कार में आग लग जाती है और ऋषभ की कार आग का गोला बन जाती है। वो मुजफ्फरनगर से गाड़ी आ रही थी और उधर भी वो कहीं ना कहीं टच हुई है गाड़ी, उनका कट इधर लगा है। कट लगने के बाद ये डिवाइडर में लगते ही उसने आग पकड़ ली, ब्लास्ट हो गया एकदम। ब्लास्ट होते कारण वो जो है फिर जो है निकलने की कोशिश करी उन्होंने, क्योंकि वो उसमें राख हो जाते, क्योंकि बहुत तगड़ी आग थी जी। मदद के लिए कुछ लोग मौके पर पहुंचते हैं, मगर कार में आग लगने की वजह से ऋषभ के कपड़े भी जल चुके थे। इसलिए काफी देर तक लोग पहचान ही नहीं पाए हादसे का शिकार होने वाला शख्स कौन है। ऋषभ कुछ होश में थे, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान बताई। फिर जो है हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेकर आए और फिर साथ के साथ उनको एम्बुलेंस में बैठा के हम लोगों ने तुरंत उड़के के लिए रेफर कर दिया और उनको यही कहा कि भाई किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना। ये मतलब क्रिकेटर बता रहे थे वो कि वो नाम है मेरा, फिर वो चले गए। राहगीरों को जैसे ही पता चला कि वो ऋषभ पंत है, फौरन पुलिस को फोन किया गया और एम्बुलेंस बुलवाई गई। गाड़ी घिसरती हुई आ रही थी, पतले खाती हुई, तेजी पे थी गाड़ी बहुत, और जैसे हम उसके करीब पहुंचे तो गाड़ी में पूरी तरह से आग लग रही थी। खैर उनको गाड़ी से निकाल लिया, एक उनका बैग था वो निकाला, फिर उसके बाद काफी लोग बाग आ गए। मैं तो फिर उनको एम्बुलेंस देखने चला गया। हादसे के बाद ऋषभ की गाड़ी की क्या हालत हो गई है, ये इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ऋषभ की कार जलकर राख हो चुकी है। गनीमत रही कि ऋषभ वक्त रहते कार से बाहर निकल आए। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। तो ऋषभ पंत की स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की टीम ऋषभ पंत के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए देहरादून पहुंची है और इसी पर हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की रिपोर्ट देखिए। ऋषभ पंत के फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और इन्हीं दुआओं का असर है कि उनकी स्थिति बेहतर है पहले से और लगातार अभी उनका इलाज जो देहरादून का मैक्स अस्पताल है वहाँ पर चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक भयावह एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद ऋषभ की हालत सही है। जो उनको जो इंजरीज आई हैं उन पर लगातार डॉक्टर्स की टीम की वो पूरी तरीके से निगरानी में है और एक इसके बाद जो ऋषभ को यहाँ से शिफ्ट किया जाना है या यहीं पर उनका इलाज चलेगा, इसको लेकर अभी लगातार कई चर्चाएं हैं। और अभी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA की टीम जो देहरादून पहुँचने वाली है, माना जा रहा है कि वही उनके जो उनकी इस वक्त स्थिति है उस पूरे ऑब्जर्वेशन के बाद ही यहाँ से फैसला लेंगे कि क्या उनको यहाँ से एयरलिफ्ट किया जाना है। जो प्लास्टिक सर्जरी और जो अन्य चीज़ें होनी है वो यहाँ पर होनी है या फिर यहाँ से उनको एयरलिफ्ट करके किसी हायर सेंटर रेफ़र किया जाएगा, दिल्ली ले जाया जाएगा। वो DDCA की टीम यहाँ पर आने के बाद जो डॉक्टर से बात करेगी तो उसके बाद ही इस यहाँ पर निर्णय होगा। फिलहाल अभी जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऋषभ पंत की जो हालत है वो स्थिर है और उनका जो ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। जो डॉक्टर्स की टीम है लगातार उनकी निगरानी में ऋषभ है और कल से ही यहाँ पर उनको जो है अच्छा एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस तरीके से पूरा BCCI भी इस पूरी नज़र रखा हुआ है कि किस तरीके से उनकी स्थिति है। तो क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल जानने के लिए अभिनेता अनुपम खेर और अनिल कपूर भी मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे, जहां दोनों ने ऋषभ पंत की सेहत के बारे में जानकारी दी। हमारा उत्तरदायित्व बना कि हम पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में है, तो एज कॉमन नागरिक में और अनिल साहब उनको देखने हैं, उनकी माता जी से मिले। ही इज़ मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, तो जल्दी ठीक होंगे। अब मम्मी से बात हुई, मेरे ख्याल से रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी बहनें भी थी, अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब ठीक है। हमने हंसाया थोड़ा सा उनको, बहुत बहुत हंसाया। हाँ, जो भी देख रहे हैं ये मैं चाहूँगा कि आप सब दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें, एंड सो दैट ही रिकवर्स एंड ही इज़ ऑन द ग्राउंड एंड वी कैन सी हिम प्लेइंग। वहीं कानपुर से विधायक उमेश कुमार ऋषभ पंत का हालचाल जानने के लिए देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे। उमेश कुमार कानपुर से निर्दलीय विधायक हैं। ऋषभ पंत का घर ढंडेरा भी कानपुर विधानसभा में आता है। तस्वीरें आप देखिए, कानपुर से विधायक हैं उमेश कुमार जो कि ऋषभ पंत का हालचाल जानने के लिए देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे थे।
उधर ऋषभ पंत के लिए दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। हरिद्वार के संत ऋषभ के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद की तरफ से मां मनसा देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। जब तक ऋषभ ठीक नहीं होते हैं मंदिर में तब तक अनुष्ठान किया जाएगा। तो कल हादसे में घायल हुए थे ऋषभ पंत और तब से ही पूरे देश भर से दुआओं का दौर जारी है। और आप देखिए ऋषभ के लिए हरिद्वार में जो साधु संत हैं वो भी दुआ कर रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बड़ी खबर बता दें, न्यू ईयर से पहले ही उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू हो गई है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बर्फबारी हुई है। औली के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। न्यू ईयर को लेकर पुलिस ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। शांति के साथ न्यू ईयर का जश्न मनाएं। पुलिस प्रशासन की जितने भी पर्यटक हैं, जितने भी उत्तराखंड वासी हैं, उनसे यही अपील की जा रही है कि शांति के साथ नए साल का जश्न मनाएं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी की चाहे बात करें या फिर औली की बात करें, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। और इस बर्फबारी से कहीं ना कहीं पर्यटकों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन हर एक जो व्यवस्था है उस पर नजर बनाए रखे हुआ है और पर्यटकों से यही अपील की जा रही है कि शांति के साथ नए साल का जश्न मनाया जाए। और चलिए पंकज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, नए साल का जश्न और कई जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और दुगनी हो गई है खुशी क्योंकि लगातार बर्फबारी भी हो रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो क्या तैयारी है नए साल के जश्न को लेकर और क्या जो गाइडलाइंस है उसमें शामिल किया गया है? बिल्कुल ऐसी देखिए आज 31 है और 31 के जश्न के लिए बड़ी संख्या में उत्तराखंड में पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। पुलिस ने अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी की है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया जाएगा, होटलों में बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं की जाएगी। उसके साथ साथ ही सड़कों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हर चौराहे पर पुलिस बल मुस्तैद रहेगा। इस वक्त मैं देहरादून के घंटाघर पर मौजूद हूँ। मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये घंटाघर है देहरादून का और यहीं से मसूरी के लिए सीधा रोड जाती है। यहाँ से तकरीबन मसूरी की दूरी की बात की जाए तो लगभग 25 किलोमीटर यहाँ से मसूरी देहरादून के घंटाघर से पड़ता है। और आप देखेंगे तो देखिए ये सामने जो रोड गई है वो सीधे मसूरी ही जाती है। और यहाँ पर क्योंकि ये मुख्य चौराहा है और यहाँ से अगर सहारनपुर की साइड से कोई अगर मसूरी जाना चाहता है तो इसी रोड से वो होकर जाएगा या उसके बाद गढ़ी कैंट वाला एरिया है उसको वन वे कर दिया गया है। लेकिन ये मुख्य रोड है क्योंकि यहीं से लोग जाएगा। लेकिन यहाँ संख्या आपकी पुलिस बल की आपको नजर नहीं आएगी। ट्रैफिक हालांकि स्मूथ चल रहा है। अभी पर्यटक अपने अपने घरों से निकले होंगे और वो अब मसूरी की तरफ जा रहे हैं और अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर शाम के 2 बजे की अगर बात करें, 2 बजे के बाद ये बताया जा रहा है कि भारी संख्या में जो पर्यटक हैं वो मसूरी की तरफ रुक करेंगे। अभी हम कुठाल गेट के पास थे जहां से मसूरी के लिए चेकिंग व्यवस्था पुलिस द्वारा की गई है। वहां पे ये कहा गया है कि जिसके पास मसूरी जाने का टिकट बुक होगा या जो लोकल व्यक्ति होगा उसको मसूरी भेजा जाएगा और ये तमाम चीज़ें व्यवस्थित की गई। लेकिन वहाँ पर भी कोई पुलिस वाला हमें नज़र नहीं आया। यहाँ पर आप देखेंगे तो घंटाघर पे एक पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैद हैं, वो अपना लगे हुए हैं ट्रैफिक को देखकर। ट्रैफिक की अगर कोई दिक्कत होगी तो वो उसको फिर डाइवर्ट करेंगे कहाँ से जाना है, किधर जाना है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर नहीं है। और इस तरह अगर लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ 31 है और 31 के दिन आयुषी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। उस हिसाब से हर चौराहे पर जिस तरह से पुलिस बल मौजूद होना चाहिए था वो मौजूद नहीं है क्योंकि व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं देखिए देश विदेश से पहुंच रहे हैं जो पर्यटक हैं मसूरी के लिए रुख कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के लिए भी काफी चुनौती भरा ये रहने वाला है। बहुत धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे तो नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक टिहरी भी पहुंचने लगे हैं। टिहरी बांध की बात की जाए तो टिहरी बांध की झील पर्यटकों से गुलजार होती नजर आ रही है। पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए टिहरी झील पहुंच रहे हैं। टिहरी झील में पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी बांध की विशालकाय झील इन दिनों पानी से लबालब भरी हुई है। यहाँ आकर यहाँ की ठंडी हवा बहुत अच्छी, यहाँ का वैली का व्यू जबरदस्त ऑसम, ऐसा लगा जैसे किसी हेवन में स्वर्ग में आके रहे। अपन की सेफ्टी अपन करनी चाहिए, अपन को ध्यान रखना चाहिए। वो ध्यान रखे तो वो कोविड से बच जाते हैं। और अभी तो इंजेक्शन भी लगाया हुआ है इसलिए कोई तकलीफ नहीं है। वहीं रामनगर में इस साल न्यू ईयर का जश्न फीका रहने वाला है। जब से कोरोना की खबर लगी है कि कॉर्बेट के आसपास के होटल रिजॉर्ट की 50% से ज्यादा जो बुकिंग है वो कैंसिल हो चुकी है, जिसके चलते होटल कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बुकिंग फुल है, जिसमें रात्रि विश्राम के साथ साथ डे विजिट की बुकिंग भी 7 जनवरी तक फुल है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिस तरह से उम्मीद लगाई गई थी कि पर्यटक आएंगे, उस हिसाब से यहाँ पर होटलों का कारोबार इस बार हल्का होता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए एक होटल स्वामी है, उनसे बात करेंगे।
कोविड को लेकर के चर्चाएं थी, जिसके बाद से काफ़ी बुकिंग कैंसिल हुई है, क्या कहना है इसको लेकर के? जी ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। जब से टीवी पे कोरोना को लेकर लगातार मैं ये कह सकता हूँ कि बताया जा रहा है लगातार कोरोना पे, उसके बाद से बहुत सारी बुकिंगें कैंसिल भी हैं और नए लोगों ने कोई इंक्वायरी भी नहीं करी है। लगभग कितने प्रतिशत बुकिंग जो है कैंसिल हुई है और इससे कितना नुकसान होने की संभावना है आपको? देखो 30 से 40% तक की बुकिंगें कैंसिल हुई हैं। इस समय का पूरा पर्यटन कारोबारी इंतज़ार करते थे कि पर्यटक बहुत सारी संख्या में आएंगे, उनके कारोबार में वृद्धि होएगी, लेकिन यहाँ लगातार इस बार जो है बुकिंगें कैंसिल हो रही हैं। जिस तरह से बुकिंग कैंसिल हो रही है, होटल स्वामियों का मानना है कि इस बार उनको करोड़ों का नुकसान होने वाला है। जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि 31 पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक इस क्षेत्र में आएंगे, लेकिन जिस तरह से होटल इस समय खाली पड़े हैं, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 50% की बुकिंग कैंसिल होटलों की हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिकार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। उधर नैनीताल में भी बड़ी संख्या में सैलानी नए साल का जश्न मनाने के लिए आ रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर पुलिस और प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पर्यटकों की गाड़ियों के लिए भी अलग से पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए अलग से रूट प्लान तैयार किया गया है। कोविड को लेकर जो एडवाइजरी जारी हुई है, सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले जब इलाकों में जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी बना के रखें। इस तरीके का लोगों को जागरूकता हर जगह करी गई है और मास्क के लिए विशेष रूप से अभियान भी चलाया जा रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बाघ का आतंक लगातार बना हुआ है। इस बाघ ने अब तक 6 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, जबकि 12 से ज्यादा लोगों को घायल किया है। तो लगातार इस आदमखोर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है, जो कि कई लोगों को अब तक अपना शिकार बना चुका है। लगातार वन विभाग कोशिश कर रहा है इस बाघ को ढूंढने की, लेकिन अब तक 12 से ज्यादा लोगों पर यह हमला कर चुका है। लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनमें इसका आतंक देखा जा रहा है। और अब ये रिपोर्ट देखिए आप। बाघ जिसने कॉर्बेट के आसपास के इलाके में दहशत मचा रखी है। ये बाघ अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। इस बाघ का आतंक धनगढ़ी से लेकर ढिकुली गांव तक बना हुआ है। बाघ की तलाश के लिए वन विभाग ने बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। हाथियों पर सवार वनकर्मी जंगल में बाघ की तलाश कर रहे हैं। एबीपी गंगा की टीम भी वन विभाग के गश्ती दल के साथ उस जगह पर पहुंची जहां पर बाघ की मूवमेंट है। इन हाथियों पे सवार होकर उस जंगल में जाएंगे जहां पर उस बाघ का बसेरा है। एबीपी गंगा आपको लेके चल रहा है उस जंगल में जहां पर उस बाघ ने अपना बसेरा बना रखा है और लगातार लोगों पर हमला कर रहा है। बाघ बहुत ही खतरनाक है, इसलिए वन कर्मी खुद को सुरक्षित रखने के लिए हाथियों पर सवार होकर गश्त कर रहे हैं, मगर बाघ वन विभाग के साथ लुका छिपी का खेल कर रहा है। पूरे जंगल में उस बाघ का आतंक है। यहाँ पर लगभग 4 से 5 बाघ बताए जाते हैं जो इस पूरे इलाके में एक्टिव हैं। उन्हें ढूंढने के लिए लगातार टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन जिस तरह से उस बाघ ने इस पूरे इलाके में अपना आतंक मचाया है, अभी तक फॉरेस्ट की टीम उसको खोज नहीं पाई है। ऐसे में एबीपी गंगा की टीम इस जंगल में पहुंची है ताकि उस बाघ को हम खोज सकें और कोशिश करें कि उस बाघ का कुछ सुराग लग सके। कॉर्बेट प्रशासन ने बाघ की तलाश करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। जमीन से लेकर आसमान तक से बाघ की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए ड्रोन का सहारा लिया गया है। हम ड्रोन के माध्यम से इसको नदी नाले जैसे जंगलों में छुपा है उसको हम ढूंढ रहे हैं, और जैसे हमें लोकेशन अटैच होती है तो हम अपने उच्च अधिकारी को सूचना देते हैं, तो वो हमारी टीम आकर के उनकी खोजबीन के लिए लगती है। इसके साथ साथ हमारे जो टूरिस्ट वगैरह गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, इनको रोड पर ना रुकने की हिदायत दी जा रही है हमारी टीम द्वारा।
बाघ के हमले का नेशनल हाईवे 309 पर सबसे ज्यादा खतरा है। यही वजह है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 1 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि लोगों को इस बाघ के आतंक से छुटकारा कब मिलेगा। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।